दिस इज द बैलेंस शीट जो हम बनाने वाले हैं। और बैलेंस शीट में चिल्ड्रन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे असेट से। सो बैलेंस शीट में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिसिप्लिन बस लाइफ के अंदर लेके आना है। और डिसिप्लिन गोज लाइक दिस कि 11th क्लास में जब आपने बैलेंस शीट पढ़ी तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट कूपन दिया जाता था कि भाई आप असेट और लाइबिलिटी रिस्पेक्टिव साइड्स पे लिखिए, बट यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द ऑर्डर। either write land and building followed by cash in hand, then again plant and machinery followed by stock। बट अब थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ी समझ आ गई है आपके अंदर, तो अब आपको डिस्काउंट कूपन की जरूरत नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट बनाते टाइम चिल्ड्रन फॉर अ स्टूडेंट इट इज वेरी 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 मैंडेटरी कि आपको परमानेंस का ऑर्डर फॉलो करना है। दो ऑर्डर्स आपने 11 में पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जहां पे हम मोस्ट लिक्विड एसेट्स को पहले लिखें, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, prepaid expense, debtors, bill receivable, stock, followed by land and building, plant and machinery। ये order of liquidity होता है। But where you write land and building, plant and machinery, goodwill first, followed by stock, debtor, bill receivable, prepaid expense, cash at bank, cash in hand एकदम नीचे आएगा, एकदम order reverse हो गया। That is order of permanence। तो यहाँ पे आपको very specifically follow करना ही करना है। So let's start from the asset side first। And on the asset side, put the heading children, what is titled as first and foremost children, fixed assets। First and foremost we'll be putting the heading fixed assets। और आपको ट्रायल बैलेंस में फिक्स्ड एसेट्स के लिए क्या नजर आएगा चिल्ड्रन? प्लांट एंड मशीनरी विजिबल है, as well as building is also visible। Am I correct? Yes। So if I ask you कि भाई प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग चिल्ड्रन दोनों में से कौन सी एसेट ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी? कॉमन सेंस की बात है, बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी बाई टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, आप नई सो कॉल्ड फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल कर देंगे, बट लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा समय के लिए है। सो वी विल बी पुटिंग बिल्डिंग फर्स्ट फॉलोड बाय प्लांट एंड मशीनरी। क्विकली पुट दिस देन आफ्टर फिक्स एसेट्स लेट अस चेक कि हमारे पास सो कॉल्ड कैटेगरी में और कुछ लिखने को तो नहीं है। आफ्टर फिक्स एसेट्स का मतलब बिल्डिंग और प्लांट के बाद और कोई भी एसेट हमारे पास नहीं है चिल्ड्रन। सो द नेक्स्ट हेडिंग दैट वी हैपन टू हैव ऑन द एसेट साइड चिल्ड्रन इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स मतलब कंपनी ने कोई फिक्स डिपॉजिट्स किए होंगे बैंक में, कंपनी ने पोस्ट ऑफिस में कोई फिक्स डिपॉजिट किया होगा, सर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट में आता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है। सो द नेक्स्ट हेडिंग दैट वी हैव चिल्ड्रन इज करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स पीपल नो क्या होती हैं, which can be converted into cash within a time span of 1 year। इतना तो 11 में पढ़ा था, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। एट अ फेयर वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी भी बेचना चाहेंगे, एक साल क्या एक दिन में बिक जाएगा 87,750 का प्लांट एंड मशीनरी 8,000 रुपीज में, बट क्या आप बेच देंगे 8,000 में? नो। तो अपनी ठीक ठाक वैल्यू पे रियलाइज जो हो जाए, या मेनी अ टाइम दैट इज सेड एनी एसेट व्हिच इज रियलाइज्ड at the value equal to its book value within an year's time is known as current asset। कभी भी प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू के बराबर ना बिकने वाला, कभी भी बिल्डिंग बुक वैल्यू के बराबर नहीं बिकेगी, बट जो कैश बॉक्स में 5,000 रुपए रखे हैं वो 5,000 ही रहेंगे, वो 5.5 या 5.25 नहीं होंगे। बैंक में अगर 2 लाख रुपीज रखा है वो 2 लाख ही है, 1,99,999 भी नहीं होगा। डेटर से अगर पैसे लेने हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद, एक्सपेक्टेड उतना मिल जाएगा। सेम इज द केस विद बिल रिसीवेबल। मार्केट में रिसेशन वगैरह के चांसेस नहीं है तो स्टॉक बढ़ी हुई वैल्यू पे बिकेगा, कम पे तो नहीं बिकेगा। तो करंट एसेट की बहुत एक खास बात होती है कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी वैल्यू के बराबर में ही रियलाइज करती है। ये चीज आपको आज तक ना किसी ने बताई होगी, एंड आई एम डैम श्योर आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज आपको सीए फाइनल की किताब में पढ़ने को मिलती है, इसीलिए इसको करंट एसेट बोला जाता है। बट 11-12 के बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है और क्या पढ़ाया जाता है, जो एक साल में बिक जाए। अरे एक साल में तो लैंड भी बिक जाएगा, बेचने पे आ जाओगे तो। एक साल में पड़ोसी को बेचना, उसको बेच डालोगे, एक साल में तो कुछ भी बिक जाएगा, बट क्या वो अपनी वैल्यू के बराबर बिकेगा? इस समय बिल्डिंग 147 की है,
आप 1 साल क्या, मैं आपको 1 महीने क्या, आपको मैं कितना भी टाइम दे दूं, एग्जैक्ट 847 में कभी आप, सॉरी 147 में कभी नहीं बेच पाएंगे। थोड़ी सी महंगी बिक सकती है अगर मार्केट में बूम है रियल एस्टेट में, या थोड़ी सी सस्ती बिक सकती है, बट सेम वैल्यू पे तो कभी नहीं बिकेगी। और इसके कोई चांसेस भी नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी नहीं है ऐसी। वेयर एज करंट असेट्स में कैश इन हैंड सेम रहेगा, कैश एट बैंक जितना बैंक में रखा है पूरा मिलेगा। डेटर्स भी ठीक ठाक प्रोविजन अगर आपने एस्टिमेट किया है तो मोस्टली डेटर्स भागते नहीं है, और स्टॉक भी लगभग रिसेशन नहीं है तो सेम प्राइस पे बिक जाएगा 1 साल के अंदर। और ये चीजें ऐसी जो सही में 1 साल में बिक जाती हैं, और आप इनको ओवर द पीरियड ऑफ ईयर चेंज भी करते हैं। हमेशा वो स्टॉक आपके पास नहीं पड़ा रहेगा, बट बिल्डिंग हमेशा पड़ी रहेगी या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पड़ी रहेगी। तो करंट एसेट का आधा मीनिंग 11th-12th में पढ़ाया जाता है, दैट विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। कॉमा लगा के आगे वाली बात नहीं बताई जाती, एट इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू जनरली। चलिए करंट एसेट्स को सर्च करते हैं चिल्ड्रन। तो करंट एसेट्स की सर्चिंग पे हमें क्या क्या मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, ये तो सबको क्लियर है कि डेबिट में ही मिलने वाला है। सो चिल्ड्रन करंट एसेट्स की आप सर्चिंग करेंगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक तो नहीं नजर आएगा, बिल्डिंग परचेज ये सब भी कुछ नहीं है, बकवास है सब। चिल्ड्रन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आपको नजर आएगा डेटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैश इन हैंड कैश एट बैंक नजर आएगा, और तो यहां पे कुछ है नहीं हमारे पास। और क्लोजिंग स्टॉक जैसी चीज कहां मिलेगी आपको, एडजस्टमेंट। एंड देन चिल्ड्रन डेटर्स के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस जैसा भी कुछ लिखा हुआ है, करेक्ट। और आपने इंश्योरेंस का एक प्रीपेड कैलकुलेट किया था, तो कुछ चीजें हमको करंट एसेट्स में यहाँ पे लिखने को मिलेंगी। लेट्स पुट देम ऑफ चिल्ड्रन। वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स में से आप एक्सपेंस माइनस कर देंगे, देयर आफ्टर कैश इन हैंड कैश एट बैंक आ जाएगा चिल्ड्रन। पीपल में हैव अ क्वेरी, सर पहले क्या हम कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं लिख सकते? बच्चों परमानेंस चल रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा परमानेंट है, फिर डेटर्स उसके बाद परमानेंट है, एंड मोस्ट लिक्विड तीनों में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आएगा। एंड देन वी हैव लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें आपको 2 तरह के प्रीपेड नजर आएंगे, एक जो डेटर्स में एडवांस फॉर एक्सपेंस जुड़ा था बच्चों, और एक आपका प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने कैलकुलेट किया था 2000/12 into 6 कर। चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। अब आएगा हमारे पास व्हाट इज कॉल्ड एज हर वो लॉस जो हमने आज तक ना राइट ऑफ किया हो, इसी को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। क्लास 11th के फर्स्ट वीक के लेक्चर में ये शब्द सुना था, और मैंने बोला था जब हम 12th का सिलेबस अराउंड एंड अप्रोच करेंगे तब आपको समझ में आएगा फिक्टिशियस एसेट होती क्या है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो आपके लॉसेस हैं क्योंकि वो डेबिट बैलेंसेस होते हैं, बट आपने उनको राइट ऑफ नहीं किया। घर में रखा हुआ स्टोर रूम में कूड़ा कल को काम आएगा, कल को काम आएगा, कल को काम आएगा। मम्मी पिछले 15 साल से आपसे ये बात सुन रही हैं और आज तक वो काम नहीं आया। समझ में आ गई बात? तो दैट इज बिकॉज बिलोंगिंग है घर की, तो घर में रखा हुआ है, बट उसकी रियलाइजेबल वैल्यू प्रैक्टिकली बहुत, जीरो तो नहीं बोल सकते, 1-2 रुपए मान लीजिए है कूड़े कबाड़ की, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू कोई बहुत मतलब की नहीं है ना। आप उसे इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ऐसे डेबिट बैलेंसेस जो सिर्फ कहने को हैं डेबिट बैलेंसेस, बट उनका कोई भी सो कॉल्ड इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं है, हम उन्हें बोलते हैं टू बी कैटेगराइज्ड एज फिक्टिशियस एसेट्स अंडर द हेडिंग कॉल्ड व्हाट चिल्ड्रन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो 7200 हमारी जेब से गया, बट खर्चा 2400 ही माना, अभी भी कितना और झेलना, राइट ऑफ करना बाकी है, 4800। बात समझ में आई चिल्ड्रन? बात समझ में आई? तो ये आने वाले ईयर्स में हम राइट ऑफ कर लेंगे। एनी डाउट्स? क्विकली पुट इट क्विकली। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं, डेफर्ड इज समवॉट डिफरेंट। डेफर्ड फर्क होता है। डेफर्ड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो, व्हाट इट क्लियर, ये जरूरी हो सकता है, बट हर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में लिखे जाने वाला एक्सपेंस डेफर्ड हो ये जरूरी नहीं होता।
ओके, डेफर्ड का मतलब जिसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। अब आने वाला टाइम कितना होगा, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में आपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन पे 7,200 खर्च कर दिए, अब ये 2 साल 4 साल 5 साल थोड़ा बेनिफिट देगा, ये लाइफ लॉन्ग। बट आप इसको अपना खर्चा अगले 3-4 साल तक ही मान सकते हैं बस, क्योंकि टैक्सेशन लॉज मैक्सिमम राइट ऑफ करने के लिए 5 साल का पीरियड देते हैं, उससे ऊपर नहीं देते। तो बात समझ में आ गई सबको कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू जीरो कैसे है? तो फिर से सुन लीजिए एग्जांपल। 1 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ग्रैंड विटारा के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में खर्च कर दिया। अब अमिताभ बच्चन जी ने बड़ी तारीफ कर दी इस गाड़ी की। 1 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अगले 5 साल तक इनको हेल्प करेगा, तो हर साल का खर्चा कितना हो गया चिल्ड्रन? 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख एंड 20 लाख। हमने इस साल के पीएल में 20 लाख डेबिट कर दिया, अभी भी और कितना डेबिट करने को बाकी है? ये बैलेंस शीट में यहां पे अपीयर करेगा। सुनाई पड़ी थी बात? फिर अगले साल के पीएल में आपने 20 लाख डेबिट कर दिया, अब कितना बचा? फिर अगले साल इस हेडिंग में नजर आ जाएगा। बट अगर आप 60 लाख रुपए इस असेट साइड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को दिखा रहे हैं और आप अगले साल हुंडई वालों के पास जाएं और कहें एक काम करो हमें 55 लाख दे दो इसका बस, क्या हुंडई वाले आपको पैसा देंगे? एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, क्योंकि एड फिल्म आपके प्रोडक्ट के प्रोमो को शो करती है, हुंडई के प्रोमो को वो शो नहीं करेगी। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई? ऐसे थोड़ा डेफिनेशन लिखी है, फिक्टिशियस असेट्स आर दोज असेट्स जिनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है। खोपड़े में बात गई या नहीं? पक्का? अगर आपके पीएल में नेट प्रॉफिट की जगह चिल्ड्रन नेट लॉस आ जाए तो आप उसे यहां पे लिख देंगे। समझ में आ गया? व्हाट ऑल आइटम्स वी पुट ऑन द एसेट साइड चिल्ड्रन? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वेल? पक्का? So asset side got over children. Now we'll be proceeding with what is called as liability side. याद होगा 11th क्लास का सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में पार्टनरशिप की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप में तो पुरानी बैलेंस शीट देख के हम बनाते थे, तो उसमें कभी क्रेडिटर पहले लिख लिया, कभी बिल्स पेबल लिख दिया। बट सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में हमेशा सबसे पहले क्या लिखते थे बच्चों? कैपिटल। बट कंपनी के केस में is the capital being invested only by one person? No, सर्वसम्मति, everybody, many people have invested, तो सबका छोटा छोटा हिस्सा है उसके अंदर। हिस्सा इन अंग्रेजी इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर। थोड़ी ज्यादा इंग्लिश बोलनी हो तो इक्विटी, तो इट इज सो कॉल्ड चीता कैपिटल लिख लीजिए सर, मोदी जी चीता लेके आए आजकल। शेयर कैपिटल चिल्ड्रन, और आपको शेयर कैपिटल ट्रायल बैलेंस में शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 लाख रुपए नजर आएगी। और उसके बाद बच्चों अरियर है 2000 का, तो 2 लाख रुपए हमने मांगा, लोगों ने हमको 2000 नहीं दिया। सो हाउ मच वी डिड रिसीव चिल्ड्रन? 198 पे ही कंपनी डिविडेंड पे करेगी। मतलब जिन लोगों ने सो कॉल्ड पैसे नहीं दिए उनको हम डिविडेंड भी पूरे पे नहीं देंगे। अगर किसी ने 10 रुपए देना था 8 रुपए दिया और कंपनी फेस वैल्यू 10 रुपए पे डिविडेंड लेटेस्ट से 25% अनाउंस करती है, तो हम उसको 2.5 रुपए नहीं देंगे, हम 2 ही रुपए उसको देंगे, क्योंकि उसने बाकी पैसा हमको नहीं दिया। तो 10 का 2.5 नहीं, 8 का 25%, 2 रुपए। इसके बाद बच्चों कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे, अगर आपको याद हो तो। यहां पे जितने भी हमारे गेन्स होंगे चिल्ड्रन, दे विल अपीयर अंडर द हेडिंग टाइटल्ड एज जितने भी गेन्स होंगे। और यहां पे आपको 3-4 तरीके के गेन्स मिलेंगे। एक तो सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस, जिसको आप बैलेंस ऑफ पीएल बोल के लिखोगे। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में आपके पास ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं 10,000 रुपए था चिल्ड्रन, एंड 5 हमने और ट्रांसफर किया, तो टोटल मेक्स अप टू 15,000। जनरल रिजर्व में हमारे पास 4,000 रुपए थे, 1,000 ट्रांसफर किया, कितना आ गया? 5,000। गॉट इट? तो ये सारे के सारे प्रॉफिट जितने भी होंगे दे ऑल विल अपीयर अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मिलता जुलता है सोल प्रोप्राइटरशिप से। वहां ऐड करते थे कैपिटल में, यहां अलग से लिखते हैं, क्योंकि थोड़ी प्रोफेशनल अप्रोच। तो दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीबॉडी कि सर कैपिटल ही पहले क्यों आया? क्योंकि भाई पार्टी होती है तो सबसे लास्ट में वेन्यू कौन छोड़ता है?
होस्ट और गेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है, हु इज द होस्ट इन द बिजनेस? द ओनर्स बेसिकली. एंड हु आर द ओनर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? शेयर होल्डर्स ओनली. समझ गए? अब हमने अपने साथ साथ बाहर वालों का भी थोड़ा पैसा लगवाया. एनी टाइप ऑफ बोरोइंग दैट द कंपनी हैपेंस टू डू, एंड जिसके लिए कोई असेट गिरवी रखी हो, दैट टाइप ऑफ लोन इज नोन एज सिक्योर्ड लोन. एंड कोई भी ऐसी बोरोइंग अब अलाउड ही नहीं है ये काम करना जिसके लिए देयर इज नो सिक्योरिटी, सो कॉल्ड प्लेज्ड, इट इज नोन एज अनसिक्योर्ड. एज ऑफ टुडे, एज पर सेबी गाइडलाइंस चल रहे हैं, जब 1991 के बाद खूब उथल पुथल हुई, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन पब्लिक सेक्टर कंपनी या प्राइवेट सेक्टर कंपनी अनटिल अनलेस कोई स्पेशल कंसिडरेशन सेबी के ना हो, रेज नहीं कर सकती. बी क्विक टू दिस. तो सिक्योर्ड लोन आई होप सो समझ में आ गया. लोन तो लेंगे बट इसके बदले में कोई एसेट गिरवी नहीं रखेंगे, तो सेबी हैज प्रोहिबिटेड दिस. Like we had on the asset side, children, current assets, loans and advances. Here we have what is called as current liabilities and provisions. Any liability which could be easily paid off within 1 year, children. I repeat, any liability which could be easily paid off within 1 year is categorized under the head current liability. Creditors, bills payable, bank overdraft सब इसी में आता है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा चिल्ड्रन, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट भी यू विल फाइंड फ्रॉम एडजस्टमेंट्स. देयर आफ्टर वी हैव प्रोविजंस, एंड एवरीबॉडी नोज कि भाई प्रोविजन में क्या क्या लिखते हैं. प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया चिल्ड्रन, प्रोविजन हो गया डाउटफुल डेट्स का. दीज आइटम्स वी पुट इन प्रोविजन. सुनाई पड़ी बात? followed by provision for discount. You may subtract the things on the asset side as well, children. आप asset में भी subtract कर सकते हो इसको, और अगर आपने asset में नहीं लिखा तो आप liability में भी show कर सकते हैं. Be quick, and finally we'll show the total, children, and it would be definitely same on both sides. I hope so. The content of balance sheet is well understood by all, with due headings and subheadings. Quickly, children.